अस्सलाम वालेकुम। हम सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ ऑफ पाकिस्तान की बुक वन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम चैप्टर 3 देख रहे हैं, उसका विंड्स एंड साइक्लोन्स। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। एक तस्वीर से शुरू किया है इन्होंने, जो कि सेटेलाइट व्यू है साइक्लोन का। ऊपर से देख रहे हैं हम दुनिया की तरफ, तो किस तरह से दिखता है गोल गोल। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पढ़ना, उसके बाद फिर इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। विंड इज़ मूविंग एयर. It can range from gentle breeze of 5 kilometers per hour to strongest gales of over 200 kilometers per hour. तो ये हल्की फुल्की सी हवा जो 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही होती है, जो चेहरे से लगती है तो खूब अच्छा महसूस होता है, खुशगवार महसूस होता है। और हवा के चलने के साथ साथ, चूँकि हम लोगों की जो बॉडी है वो मॉइस्चर इमिट करती है, और जब हमारी बॉडी से मॉइस्चर हवा में शामिल होती है, हमारी बॉडी को मॉइस्चर लीव करती है, तो हम कूल डाउन फील करते हैं। ये नेचुरल हमारा कूलिंग का प्रोसेस है इंसानों का। तो हवा जब चलेगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लेके जाएगी, और हमें जो है वो कूलिंग का इफेक्ट आएगा, हमें तरोताज़गी महसूस होगी। लेकिन अगर यही हवा तेज़ रफ्तारी से चलेगी तो इसके रास्ते में जो चीज़ें आएंगी उसको उड़ा के ले जाएगी, तबाही बर्बादी मचा देगी। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक तेज़ गाड़ी जा रही होती है, बहुत तेज़ गाड़ी जा रही होती है, 100 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर की स्पीड से। इस रफ्तार से कोई गाड़ी टकरा जाए किसी चीज़ से तो गाड़ी तबाह बर्बाद हो जाए। अगर हवा इस रफ्तार से चलेगी तो उसके रास्ते में जो चीज़ें भी आएंगी उनको उसी ज़ोर से हिट करेगी जिस ज़ोर से आप महसूस कर रहे हैं कि ये चलती हुई गाड़ी में हिट होने वाले को महसूस होगा। ज़ाहिर है गाड़ी सॉलिड है और हवा जो है वो फ्लूइड है, एयर है, तो उसका वो इम्पैक्ट हमें बज़ाहिर लगता है कि नहीं होता होगा शायद। लेकिन जब आप साइक्लोन्स के बारे में और जानेंगे और उसकी वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी पावरफुल होती है, और कहाँ के 200 किलोमीटर पर आवर, ये तो भाई उड़ा के ही रख दे। तो विंड्स यूजुअली ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन एट अ टाइम। आम तौर पे हवा एक तरफ से चलती है, लेकिन but sometimes they spin round and round in spirals. These are called cyclones or anticyclones. The spinning air, sometimes thousands of kilometers across in the case of anticyclones, is usually caused when cold air from polar regions meet warmer wet air from the tropics. ये क्या हुआ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी क्लीन जगह पे लेकर, कि जब फॉर एग्जांपल इसको हम कह लेते हैं दिस इज समवेयर नियर इक्वेटर, बल्कि पूरी अर्थ का ही राउंड बना लेते हैं। दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज इक्वेटर या नियर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। दीज आर द पोलर रीजन्स, दीज आर कोल्ड, दिस इज नियर कंपैरेटिवली हॉटर रीजन। जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये ऊपर उठेगी हवा, अच्छा ये गीली भी होगी हवा क्योंकि यहाँ समंदर की एवेपोरेशन हो रही है साथ साथ। तो ये हवा जब ऊपर उठेगी तो यहाँ गैप होगा, वैक्यूम होगा यहाँ पे। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ से ड्रायर एंड कोल्डर एयर जो है वो इधर अप्रोच करेगी। अब ये जब मुख्तलिफ डायरेक्शन से अप्रोच करेगी तो ये गोल घूम सकता है। यहाँ पे हवा जो आ रही होगी ये इधर से आ रही होगी, ये इधर से आ रही होगी, तो इसको एक गोल घुमा सकती है, हवा के घूमने को गोल मोशन में कन्वर्ट कर सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब साइक्लोन को डिस्कस करते हैं। इन अ साइक्लोन द विंड स्पिन्स राउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर का फ़र्क आपको पता ही है, दोबारा एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि दुनिया का जो हिस्सा, अगर दुनिया को हाफ कर दें तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर है। ज़्यादातर ममालिक दुनिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। अब मैं गूगल अर्थ पर भी दिखा देता हूँ। देखिए गूगल अर्थ पे हम अपनी ज़मीन देख रहे हैं, बीच की जो मोटी लाइन है ये इक्वेटर है। इसके ऊपर ऊपर जो मुल्क हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो,
मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अबव द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो फिर नीचे क्या है? नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में कम ही चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के देख लेते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर में आधा अफ्रीका आ रहा है, आधे से कम ही है नीचे का हिस्सा। साउदर्न हेमिस्फेयर में ये ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये थोड़ा ये नॉर्थ अमेरिका काफ़ी सारा आ रहा है, और फिर ज़ाहिर है एंटार्क्टिका है नीचे का। ठीक है, तो साउदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, ऑल ऑफ एशिया, ऑलमोस्ट, सिवाय एक आध कंट्री के कुछ पार्ट्स को छोड़ के, पूरा यूरोप, पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये सब जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं। तो जो साइक्लोन्स हैं, बड़े मज़े की बात है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। हवा यूं मूव करती है, लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें हवा यूं मूव करती है साइक्लोन के अंदर। द एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज़ लो, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल सीजन्स। अच्छा, कहाँ हो गया, कहाँ पहुँच गए, सॉरी। In a cyclone, the winds spin around in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. The air pressure on the earth is low, especially in tropical season. मैंने बताया कि एयर प्रेशर लो क्यों होता है? हवा ऊपर उठ रही होती है। द विंड्स कैन रीच वेल ओवर 200 किलोमीटर्स पर आवर, और हवा इतनी तेज़ चल सकती है यहाँ पे कि 200 की रफ्तार तक टच कर लेती है। रिजल्ट्स इन इमेंस डैमेज, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से। Scientists have calculated that even a medium strength cyclone has a power of 500,000 nuclear bombs. ये देखें आप, एक साइक्लोन, चूँकि साइक्लोन समंदर में होता है और समंदर से ही घूम के गुजर जाता है अक्सर औक़ात, तो इसलिए उसकी जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है वो हम नहीं फील करते, हमारे ऊपर नहीं पड़ता, नंबर एक। दूसरा, न्यूक्लियर बॉम्ब से जो इसको कंपेयर करना है, वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इतनी एनर्जी एक साइक्लोन में होती है कि जितनी कि 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स में होती है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब और साइक्लोन बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के तो और दूसरे इम्पैक्ट्स भी हैं ना। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो सिर्फ एनर्जी नहीं क्रिएट करता, वो डिस्ट्रक्शन में और भी चीज़ें होती हैं, उसमें तापकारी होती है, रेडिएशन, जो कि फिर उस इलाके में वहाँ पॉसिबल ही नहीं रहता ज़िंदा रहना कुछ अरसे तक। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूक्लियर बॉम्ब से एसोसिएटेड, लेकिन जो एनर्जी रिलीज़ होती है एक न्यूक्लियर बॉम्ब में, एक साइक्लोन में, वो भी कौन सा, मीडियम स्ट्रेंथ साइक्लोन में, 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जितनी एनर्जी होती है। सोचें कि अगर हम सिर्फ साइक्लोन की एनर्जी को ही की तरह से ट्रैप करके अपने इस्तेमाल में ले लें, तो सारी दुनिया में हर तरह की इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाए। अच्छा जी, खैर, तो साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स बट द विंड स्पीड्स आर मच स्ट्रॉन्गर। एंटी साइक्लोन्स की का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन उसमें विंड स्पीड स्लो होती है। साइक्लोन्स का साइज़ छोटा होता है, लेकिन उसकी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन का जो बिल्कुल सेंटर का एरिया होता है, इसको आई कहते हैं। दायरे हवा चारों तरफ घूम रही होती है इसके, तो जो बीच का हिस्सा है वो आई कहलाता है, आई ऑफ द साइक्लोन। इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन द विंड स्पीड्स आर मच लेस। कोई भी आप ऐसी मूवीज़, कार्टून्स देखेंगे तो उसमें जब भी साइक्लोन आएंगे तो कोई ना कोई ऐसा हिंट मौजूद होगा कि अगर साइक्लोन में कोई फंस जाता है और कहीं यहाँ मौजूद होता है, तब उसके पास चॉइस है कि वो कहाँ जाए। तो अगर कोई और ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपको ये कहा जाता है कि आप आई ऑफ द साइक्लोन की तरफ मूव करो, क्योंकि वहाँ हवा कम रफ्तार से चल रही होगी। डोंट ट्राई टू गो आउट ऑफ द साइक्लोन, क्योंकि आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि साइक्लोन, एक तो ये गोल गोल तो घूम ही रहा है, लेकिन ये ऐसे भी कहीं मूव कर रहा होगा, ऐसे या ऐसे किसी कोस्ट की तरफ चलता हुआ जा रहा होगा। तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये उधर जाने वाला है या इधर आने वाला है, और आप पता चला जिधर साइक्लोन जा रहा है आप उधर ही मूव करने लग गए, तो और फंसते चले जाओगे। तो इसलिए जो है वो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मूव टूवर्ड्स दी आई, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है, हवा की रफ्तार कम होती है। अच्छा जी, तो साइक्लोन्स मीन बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन। अच्छा, साइक्लोन्स आ रहे हैं समंदर में, समंदर में ऐसी जगह जहाँ इंसान नहीं है, तो फिर जब ये साइक्लोन हिट करता है लैंड को,
जैसे हम वापस अपने रीजन की तरफ आते हैं, यहाँ पे बहुत साइक्लोन्स आते हैं। तो अब साइक्लोन जब तक समंदर में तबाही खूब ताकत से घूम रहा है, कोई बात नहीं, घूमता रहे, लेकिन जैसे जैसे करीब आता है तो इसके साथ साथ बादल और बारिश जो है ना वो कोस्टल एरियाज पे बड़ी ताकत से हिट करते हैं। तो साइक्लोन्स टकराते रहते हैं कोस्टल एरिया से और तबाहियाँ मचाते रहते हैं। तो दे आर बैड स्टॉर्मी वेदर और बहुत सारी रेन लेके आते हैं। द बे ऑफ बंगाल जो मैंने दिखाई आपको एंड द कोस्टल एरियाज अराउंड इट डाउन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर अ साइक्लोन अफेक्टेड रीजन. Bangladesh is particularly affected by cyclones which cause a lot of destructions. तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये पूरा जो एरिया है बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो एरिया है जिसको क्या आप कह लेंगे इंडिया की नोक जो बनी हुई है, तो ये साइक्लोन्स की बड़ी हाईली अफेक्टेड है। उसकी वजह पूरी मैंने समझाई थी आपको कि इक्वेटर पे इतना सारा समंदर है जिससे बहुत सारा पानी और हवा में उठ रहा है, जिसकी वजह से गर्म होने की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो कूलर विंड्स हैं वो टूवर्ड्स सी ट्रैवल कर रही हैं और सी की तरफ से जो गर्म हवा है वो हवा ऊपर उठ के अपने साथ पानी के साथ साथ बारिश लेकर बाहर की तरफ निकल रही है, जिससे साइक्लोन मूवमेंट होती है और करीब में लैंड मास मौजूद है। यही सिचुएशन यहाँ भी है, लेकिन देखें यहाँ पे साइक्लोन को मूव आउट करने का रास्ता मौजूद है, वो लैंड मास से टकराना ज़रूरी नहीं है उसका। यही सिचुएशन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे साइक्लोन जो बन रहा है उसको कोई लैंड मास से टकराने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे से कुछ जजीरे ज़रूर हैं, लेकिन जो है वो मेजर लैंड मास कोई नहीं है, इसकी वजह से साइक्लोन यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता। ये हवाई है आई थिंक, हाँ हवाई है जो कि जिसके ऊपर से साइक्लोन्स गुजरते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर जगहों पे साइक्लोन उस तरह से अफेक्ट नहीं करते जिस तरह से इस रीजन में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी के ऊपर लैंड मास बहुत सारा मौजूद है, उससे आगे बार बार साइक्लोन टकराते हैं। यही मानसून का मैंने बताया था कि मानसून जो है वो इस एरिया की स्पेसिफिक बारिशें हैं, चूँकि यहाँ पे एक ख़ास सेटिंग मौजूद है कि समंदर का बहुत बड़ा मास और उसके ऊपर लैंड का बहुत बड़ा मास। वापस चलते हैं, तो बांग्लादेश भी पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा इसी एरिया में शुमार होता है। अब एंटी साइक्लोन्स की बात करते हैं। एन एंटी साइक्लोन द विंड गो अराउंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब साइक्लोन होता है, आप यूँ समझे कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हवाएं यूं चलने लगे तो हम इसको एंटी साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। दे प्रेस डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये एंटी साइक्लोन इसलिए कहलाते हैं कि नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन के केस में जो अर्थ मैंने दिखाई थी, कहाँ गई, ये रही। साइक्लोन के केस में इक्वेटर से हवा ऊपर उठती है, नीचे से ऊपर उठती हुई हवा होती है, और चारों तरफ से जो दूसरी तरफ है नीचे और ऊपर यानी पोलर रीजन से हवा उसको कैचअप करती है, उस जगह के गैप को फिल करने आती है। तो अगर मैं ज़मीन को ऐसे रखूं तो इक्वेटर वाले रीजन से हवा यूं ऐसे ऊपर उठ रही होगी और दूसरी तरफ से हवा इसको फिल करने आ रही होगी, तो साइक्लोन की मूवमेंट है। लेकिन एंटी साइक्लोन में बता रहे हैं कि इसका उलट होता है, यानी हवा नीचे से उठने के बजाय ऊपर से नीचे दबा रही होती है, क्रिएटिंग हाई प्रेशर, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होने के बजाय हाई प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर जहाँ क्रिएट होगा वहाँ उस जगह पे चारों तरफ से हवा रश इन करेगी और गोल गोल घूमेगी। जहाँ हाई प्रेशर विंड क्रिएट हो जाएगा यानी हवा ऊपर से नीचे दब रही है तो ऑलरेडी हवा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से हवा चारों तरफ मूव करेगी। अब आप इस बात को समझिए कि बहुत सारी फोर्स एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करे तो ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है, या एक पॉइंट से बहुत सारी फोर्स मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैल जाए। तो ऑफ कोर्स जब फोर्स फैल जाएगी तो उसकी इम्पैक्ट कम होगा, उसकी ताकत कम होगी, लेकिन उसके फैलने की वजह से उसका साइज़ बड़ा होगा। जब फोर्स बहुत सारी इनवर्ड्स आएगी तो इसमें यहाँ बहुत ताकत होगी, यहाँ फैलाव इसका कम होगा। तो इसी वजह से जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं वो फैले हुए बड़े नज़र आते हैं,
लेकिन उसकी विंड स्पीड्स इतनी तेज़ नहीं होती। साइक्लोन्स जो हैं वो वो कम फैले हुए नज़र आते हैं, लेकिन इसकी विंड स्पीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पढ़ते हैं आगे। They press down on the surface of the earth, creating high pressure. You can remember this by thinking of screwing a screw into a piece of wood. As you turn the screw clockwise, it presses more and more on the wood. The high pressure of an anticyclone usually means fine, warm, and dry weather. The winds are usually fairly gentle. तो जब एंटी साइक्लोन होता है तो हवा गोल गोल घूम रही होती है, लेकिन ऐसे ही जैसे कि आप स्क्रू टाइट करते हैं क्लॉकवाइज तो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रू नीचे की तरफ दबना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हाई प्रेशर्स क्रिएट होते हैं तो वो गोल गोल घूमते हैं और हवा नीचे की तरफ दब रही होती है। हवा जब नीचे दबती है तो चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ फैलती है तो हर तरफ थोड़ी अच्छी रफ्तार से हवा चलती है, लेकिन तबाहकुन रफ्तार नहीं होती। तो ये बात यहाँ पे हमने पढ़ी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की विंड मूवमेंट के हवाले से। आगे चलते हैं। इसी तरह से साइक्लोन्स का नॉर्मली जो फॉर्मेशन होती है ना वो सी में होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो इक्वेटर के अराउंड हो रहा है। इक्वेटर में सी के ऊपर साइक्लोन बन रहा होता है, वाइल उसी का एक स्मॉलर छोटा वर्जन लैंड पे भी कहीं कहीं कभी कभी आ जाता है। दिस इज कॉल्ड टॉर्नेडो। A much smaller but much more violent kind of cyclone is called a tornado or a hurricane. Tornado भी कहलाता है, hurricane भी कहलाता है। These form over the sea and can be only a few hundred meters across, but wind speeds can be as much as 400 to 600 kilometers per hour. अच्छा, अब ये फॉर्म तो समंदर में ही होते हैं, टॉर्नेडोस या हरिकेन्स फॉर्म तो समंदर में ही होते हैं, लेकिन ये भी लैंड को रीच कर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ लैंड पे फॉर्म नहीं होते बल्कि ये भी समंदर में ही फॉर्म होते हैं, लेकिन लैंड को हिट करते हैं। साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन रफ्तार में बहुत ज़्यादा होते हैं, इतनी ज़्यादा होते हैं कि एक साइक्लोन से ज़्यादा रफ्तार होती है इनकी। तो साइक्लोन के समझ लें कि साइक्लोन अगर गुस्से वाले अब्बू हैं तो टॉर्नेडो जो है वो चीखता चिंगारता छोटा बेबी है, जो उसके हाथ में जो चीज़ आ रही है वो उठा उठा के फेंक रहा है। तो ऐसे ही है कि ये फ्यू हंड्रेड मीटर्स अक्रॉस होते हैं। फ्यू हंड्रेड मीटर्स, और अगर आप ऊपर से अर्थ को देख रहे हैं तो नज़र भी नहीं आएंगे, इतने कम होते हैं। तो यूँ समझ लें कि 2-3 गलियों चौड़े होते होंगे, बस इतने ही चौड़े होते हैं, खाली छोटी नहीं, छोटा साइज़ होता है इनका, लेकिन इनके अंदर जो रफ्तार होती है हवा की ये बहुत तेज़ होती है। Sometimes they suck up a vast amount of water from the sea to form a swirling column of water called twister or water spout. कभी कभी इतनी रफ्तार से हवा घूमती है कि अपने साथ साथ पानी ऊपर उठा लेती है। ठीक है, और वो वाटर स्प्राउट जो है वो बाकायदा आपको चलता हुआ उठता हुआ नज़र आता है। द टोर्नेडो ऑफन मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड। ये अक्सर ज़मीन की तरफ मूव करते हैं क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ होती है इनकी, तो जल्दी पहुंच जाते हैं। जो आपके साइक्लोन्स होते हैं उनकी रफ्तार 200-300 की रफ्तार होती है, लेकिन इस रफ्तार से उनको चूँकि बहुत डिस्टेंसेस हैं समंदर के अंदर, अगर आप देखें इक्वेटर से हमारे मुल्क तक पहुँचने में बहुत फासला है, तो उस फासले को कवर करते करते वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े कम हो जाती है उनकी रफ्तार, और उनकी पावर भी, उनकी स्ट्रेंथ भी और उनका इम्पैक्ट भी। लेकिन चूँकि हरिकेन या टॉर्नेडो बहुत तेज़ मूव करते हैं तो वो बहुत दफ़ा हिट करते हैं समंदर से क्रॉस करके लैंड को। ठीक है, तो एंड व्हेन इट वेयर इट कैन डू ग्रेट डैमेज, जहाँ वो काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, डिस्ट्रॉइंग हाउसेज एंड लिफ्टिंग कार्स इनटू द एयर फॉर डिस्टेंसेस ओवर किलोमीटर्स। कई कई किलोमीटर तक जो है गाड़ियों को और घरों को हवा में उड़ाकर और कहीं दूर ले जाकर फेंकते हैं। पाकिस्तान में टॉर्नेडो को आंधी कहते हैं। इन पाकिस्तान में टॉर्नेडो इज़ कॉल्ड आंधी, और व्हेन इट इज़ ओवर लैंड, एंड तूफ़ान व्हेन इट इज़ ओवर सी। तो समंदर के ऊपर होता है तो तूफ़ान कहते हैं, और ज़मीन के ऊपर होता है तो आंधी कहलाता है। उसके अलावा भी कुछ अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन हम जो वो गर्द बाद यूज़ करते हैं, वो विंड टॉर्नेडो जो प्योरली लैंड पे ही फॉर्म हो रहा होता है उसके लिए कहते हैं। In very dry places such as Balochistan, the twisting column of air sometimes suck up huge quantities of sand and it is called a dust devil. जैसे मैंने कहा गर्दबाद,
तो ये जो बिल्कुल ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे हवाएं जो हैं वो खुश्क जगह पे भी इस तरह से गोल गोल घूमती हैं और वो अपने साथ डस्ट को ऊपर उठा के लेके जाती हैं और उस तरह की टॉर्नेडो लाइक मूवमेंट आपको नज़र आती है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके एंड पे असाइनमेंट बहुत मज़ेदार देने वाला हूँ मैं, आप लोग खुश हो जाएंगे। पहले सवालों के जवाब देख लेते हैं एक नज़र। वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लोन इन साउथ एशिया। Which parts were most affected by the cyclone? In which season do cyclones mostly occur? And how many cyclones have hit South Asia in last 2 years? इन बातों पे रख के एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाइए और ये प्रेजेंटेशन क्लास में प्रेजेंट कीजिए। पहला होमवर्क आपका ये है, ये पैराग्राफ्स को फिल कर लीजिए अभी बैठ के क्लास में, बहुत आसान है, जो अभी डिस्कशन हुई उसी पे बेस्ड है। और तीसरा और मज़ेदार सा असाइनमेंट ये है कि आप जो है वो एक नेचुरल क्लैमिटी से रिलेटेड कोई मूवी जो है वो क्लास में देखिए। ज़ाहिर आपकी एक क्लास 40 मिनट्स की होती है तो मूवी पूरी ख़त्म नहीं होगी। सो इट वुड टेक आइदर 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस जिसमें पीरियड बोरो कर लें आप किसी से, या फिर 2 दिन में देखें। 2 दिन में इतना मज़ा नहीं आता, तो कंसेक्यूटिव क्लासेस बोरो कर लें। और इस बात का ख्याल रखें कि जो भी देख रहा है वो इंटरेस्ट के साथ देख रहा है, जो इंटरेस्ट के साथ ना देख रहा हो उसको खुशी खुशी क्लासेस सी ऑफ करके हेड के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि वो फिर दूसरी एक्टिविटी अपनी जो करना चाहता है वो कर ले, उससे कुछ होमवर्क वगैरह करवा लें। क्लास में जो मूवी के दौरान एंगेजमेंट होगी तो वो फिर पॉजिटिव एंगेजमेंट होनी चाहिए सबकी। ठीक है, मूवी कौन सी होगी ये टीचर जो है डिस्कस कर लें अपने हेड से कि वो कौन सी मूवी ऐसी हो सकती है जो नेचुरल कैलामिटी से रिलेटेड है और वो दिखा रहे हैं। बेहतर है कि अगर वो साइक्लोन्स और हरिकेन्स और इन्हीं से रिलेटेड हो, ताकि ज़्यादा बच्चों को रिलेट भी कर सकें बच्चों से। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।